जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट। तो उससे पहले मैं मोटिवेशनल कोट के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि सफलता परिस्थितियों के बदलने से निर्धारित नहीं होती, सफलता वास्तविकता के पीछे की मानसिकता के बदलने से निर्धारित होती है। तो अपनी मानसिकता को बदलिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और सफलता के राह पर चलने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्नलिखित धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ये तांबा, लोहा, जस्ता। तो देखिए आपको ये सब लग रहा होगा कि ये जो तांबा है, लोहा है और जस्ता है, ये सब क्या है? ये सब ऐसे धातु हैं जो कि मुक्त अवस्था में रहता है। सोडियम को हम लोग जानते हैं कि किस में रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं। तो ये ऑप्शन को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है ये समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे सोडियम को आप लोग जानते होंगे, सोडियम किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। यह क्या होता है? अपचयन का मतलब हो गया जल से अभिक्रिया। क्या हो गया? जल से अभिक्रिया। तो जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्या हो जाता है? जल में ऑक्सीजन पाया जाता है और सोडियम ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है तो क्या होता है? जल जाता है। इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो ये हो जाएगा कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके मतलब जल से अभिक्रिया करके धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बाकी ये तांबा, लोहा और जस्ता ये सब को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया होती है। तो ये क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। तो इससे CaCO3 तो सभी में है, लेकिन उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाए। तो अब इसमें से कह रहा है कि एसिड की क्रिया क्या होती है। तो देखिए जब ये HCl बनेगा तो HCl जब अभिक्रिया करता है ये संगमरमर के साथ तो ये H2O + CO2 देता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी मतलब कह सकते हैं HCl अभिक्रिया करेगा किसी भी चीज़ के साथ तो H2 नहीं देता है कभी भी। ठीक है, तो H2 नहीं देता है, H2SO4 दिया रहता है। H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल ये सब में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, पर HCl में कभी भी हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CaCO3 जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो H2O CO3 ये तो कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है? आप लोग जानते ही होंगे कि गाड़ी के धुआं से ये निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। देखिए धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में विद्यमान होती है। जैसे हम लोग जानते हैं सोना, चांदी ये सब धातु है, ये सब धातु किस में रहते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि जैसे कि देखिए कि आप लोग जानते होंगे कि वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन इसमें कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो होता है मतलब मुक्त का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष वाला जो है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए कि अगर सोडियम का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो इसमें सोडियम का 11 होता है, तो 2, 8 और 1 तो एक कक्षा में स्वतंत्र है। और यह इसका आकार कैसा होता है? तो ये इसका आकार होता है, यह वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है। वृत्ताकार नहीं कर सकते क्योंकि यह जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चलता है, ये वक्र रेखा में चलेगा। मतलब क्या, इससे मुक्त होकर के किसी से अभिक्रिया कर लेगा या कहीं चला जाएगा दूसरे के साथ अभिक्रिया करके ये मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ साझा कर लेता है या अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मतलब कह सकते हैं कि पथ है वह वक्र हो जाता है, यानी टेढ़ा हो जाता है, न कि वृत्ताकार। वृत्ताकार जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है वो वृत्ताकार मार्ग पर पथ पर चलेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो वह क्या हो जाएगा? वक्राकार बनाता है, यानी कि वक्र बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला है कि डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट समझिए कि धातु यदि बात कर दे तो धातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करेंगे तो बाह्यतम कक्षा में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो धातु की याद रखिए, धातु में जो भी धातु है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी पता कर सकते हैं कि कौन सा धातु है कौन सा नहीं है, यदि उसका परमाणु क्रमांक दिया रहे तो। और उसके बाद देखिए अधातु की बात करें तो अधातु आपको यदि बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो यह बन जाता है क्या? अधातु होता है।
और उपधातु का कोई फिक्स नहीं है। जैसे देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है 14, तो इसमें देखिए 2 8 10 4 14, तो बाह्यतम कक्षा में ये 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जिसके बाह्यतम कक्षा में रहेगा वो धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद बोरॉन ले लीजिए, यदि बोरॉन का होता है 5, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये धातु है। 7 उपधातु हैं, 7 उपधातु को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा यदि बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो ये धातु होगा। अब 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन यदि बाह्यतम कक्षा में आता है तो ये अधातु होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए। और चार्ज है यह धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है। कह सकते हैं एक तरह से कि धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन जिसके कक्षा में बाह्यतम कक्षा में 1 हो 2 हो या 3 हो, कौन 1 हो 2 हो और 3 हो, ये आपस में क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये दूसरे किसी धातु को अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर दें, तो इसमें पॉजिटिव साइन आ जाता है, जो त्याग कर दे। जैसे कि सोडियम Na+ और Cl- होता है। देखिए सोडियम का 11 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है, और क्लोरीन का 17 होता है तो बाह्यतम कक्षा में रहता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक ग्रहण करता है। तो ग्रहण करता है तो हो गया, मतलब कह सकते हैं कि किसी से यदि हम पैसा लेते हैं यानी किसी से ग्रहण कर रहे हैं तो कर्जदार हो गया, मतलब माइनस होगा। अगर किसी को दे रहे हैं तो इसका मतलब धनी है हम। ठीक है, किसी को देने मतलब धनी है, इस प्रकार से भी याद रखिए। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो एक उदाहरण आप याद रखिए कि त्याग करने से प्लस होता है कि ग्रहण करने से। तो Na+ और Cl-, ये बहुत ही ज्यादा हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस एक उदाहरण याद रखते हैं Na+ Cl-। Na+ मतलब ये त्याग कर रहा है तो पॉजिटिव साइन, और ग्रहण कर रहा है तो निगेटिव साइन, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का। प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक धातुएं होती है। क्या होती है, धातुएं होती है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, काजल अथवा सुरमा के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए स्टिबनाइट, गैलेना और चारकोल। इसके अलावा और भी होते हैं, और जैसे हो गया इसमें चारकोल, इसके अलावा था WaXES कह सकते हैं वेसेज। इसके अलावा और भी होता है जैसे आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये भी इससे भी बनता है। आयरन ऑक्साइड के अलावा भी और भी याद रखिए टाइटेनियम ऑक्साइड भी होता है। कौन सा, टाइटेनियम ऑक्साइड भी होता है, तो ये भी याद रखिए। ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको कि किस किस से सुरमा और काजल बनता है। तो ये 3 तो उदाहरण इसी में हो गया। उसके अलावा भी हमने बताया आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड या पार्सियन ब्लू भी एक होता है, पार्सियन ब्लू। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए पार्सियन ब्लू, इससे भी सुरमा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक की वह किस्म जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है। तो देखिए कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है ल्यूसाइट। क्या जाता है, ल्यूसाइट। देखिए पॉलीस्टीरीन की बात करेगा तो ये पॉलीस्टीरीन क्या होता है, ये पॉलीस्टीरीन होता है एसिड के बोतल का ढक्कन बना रहता है। इससे किससे, एसिड के बोतल का ढक्कन जो होता है यह पॉलीस्टीरीन का बना होता है। टेफ्लॉन आप लोग जानते होंगे कि टेफ्लॉन जो है ये कुकर उकर का जो उसमें पकड़ने वाला क्या कहते हैं उसको हैंडल होता है, ये टेफ्लॉन का होता है। नहीं कह सकते हैं इसको कि मतलब ना चिपकने वाली ये क्या है, प्लास्टिक एक तरह से कह सकते हैं। प्लास्टिक तो नहीं है, मतलब टेफ्लॉन ना चिपकने वाली एक परत है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेफ्लॉन हो जाता है ये कुकर का पकड़ने वाला हैंडल में, या मतलब कह सकते हैं कि खाना पकाने वाले बर्तन के हैंडल में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टीरीन होता है ये एसिड के बोतल में, और ल्यूसाइट जो होता है ये कॉन्टैक्ट लेंस में निर्माण में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्या जाता है, तो इस सिलिका भी होता है, इसमें सोडियम कार्बोनेट भी, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन मुख्य रूप से यदि कहेगा तो इसमें सिर्फ ए आंसर होगा, लेकिन इसमें डी दिया है, मतलब सभी दिया है, तो ये डी दे सकते हैं। यदि इसमें डी नहीं रहता यानी ये सभी नहीं रहता ऑप्शन में, तो आप सिलिका मारते क्या, तो फर्स्ट प्रायोरिटी सिलिका को दिया जाएगा। ठीक है, कांच के निर्माण में सिलिका मुख्य भूमिका निभाता है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या सोने के तांबे के साथ डैश मिश्रित किया जाता है। मतलब मिश्रित क्यों किया जाता है ये के बारे में पूछ रहा है कि सोने को और पीला बनाने के लिए। सोना तो खुद बहुत ज्यादा पीला होता है, तो इसको और क्या बनाया जाएगा। सोने को चमक देने के लिए, बिल्कुल नहीं, सोना खुद चमकदार होता है। सोने को नरम बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं, सोना को नरम बनाया जाता है वो तो ऑलरेडी नरम होता है। कहता है सोने को कठोर बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सोना जैसे 24 कैरेट का सोना, जानते हैं कि हम लोग कैरेट में मापते हैं शुद्धता, तो सोने चांदी की मतलब कह सकते हैं धातु की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। तो सोना चांदी जो है वह कैरेट 24 कैरेट का यदि सोना होगा तो यह बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, हाथ से भी इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं तांबा। तांबा मिलाने से क्या होता है, इसमें कठोर बन जाता है, और कठोर बन जाने से जो आभूषण बनाएंगे मजबूत आभूषण बनेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
मिलन करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलन करना है। तो देखिए सबसे पहले दाढ़ी बनाने वाले साबुन होता है, इसमें रेजिन मिला रहता है। रेजिन क्या करता है? झाग उत्पन्न करता है। क्या करता है? यह झाग उत्पन्न करता है। तो रेजिन का काम है झाग उत्पन्न करना। तो दाढ़ी बनाने वाले जो साबुन होते हैं उसमें झाग चाहिए, तो झाग के लिए रेजिन मिला जाता है। इसमें एक और चीज़ मिलाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें क्या मिला जाता है, जो कि नमी बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यानी कि इसका नंबर डी का 2 नंबर होना चाहिए, यानी कि डी में 2 देखिए, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इससे पता नहीं चल पाया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें और कोई ऑप्शन में मुझे आता है जो कि हम मिलान कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये जो होता है कपड़े धुलने वाले साबुन होता है, कपड़े धुलने वाले साबुन में क्या होता है? ये होता है सोडियम सिलिकेट और सोडियम कार्बोनेट, यानी कि बी का 4 होना चाहिए। तो देखिए बी का 4 किस में है? तो बी के 4 ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि पहले तो 2 कट गया था, यानी कि 3 और 4, यानी कि बी और सी तो पहले ही कट गया था, बी और डी पहले ही कट गया था। अब बचा था ए और सी। ए और सी में हम जान गए कि बी का 4 होता है, तो इस अनुसार से कह सकते हैं ए का 3, यानी कि साबुन ये प्रसाधन साबुन जो होता है, यानी ये हो जाएगा उच्च कोटि के लिए तेल या बसा। और कपड़े धुलने वाले साबुन में सोडियम सिलिकेट और सोडियम कार्बोनेट, पारदर्शी साबुन में एथिल एल्कोहल और दाढ़ी बनाने वाले में रेजिन होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि हेबिया ब्राजीलियंसिस नामक वृक्ष किस प्राकृतिक बहुलक का प्रमुख स्रोत है? देखिए ये ब्राजील में पाया जाने वाला एक वृक्ष है जिससे कि प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है, हेबिया ब्राजीलियंसिस। ये देखिए ब्राजीलियंसिस से ही पता चल रहा है कहाँ का होगा, ये ब्राजील का होगा। ठीक है, ब्राजील में एक वृक्ष पाया जाता है जिसमें कि रबर का उत्पादन होता है, मतलब कह सकते हैं प्राकृतिक बहुलक प्राप्त होता है रबर। ठीक है, और ये यदि बल्कीकृत रबर की बात करें तो इस ये बल्कीकृत रबर में जो कठोर बनाने के लिए रबर को इसमें क्या मिला जाता है? इसमें सल्फर मिला दिया जाता है। क्या मिला जाता है? सल्फर। तो ये भी पूछा जाता है कि बर्फ को कठोर करने के लिए क्या मिला जाता है? सल्फर मिला जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा कि रबर जो है प्राप्त होता है किस नामक वृक्ष से? हेबिया ब्राजीलियंसिस नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दांतों पर जमी परतें बनी होती है, किससे बनी होती है? केवल भोजन के कणों से, मतलब कि वो जो दांत में जो काला काला धब्बा बन जाता है ना, उसके बारे में कह रहा है कि भोजन के कण या थूक से, भोजन के कण थूक एवं मुख अम्लों से, भोजन के कण थूक मुख अम्ल एवं बैक्टीरिया। देखिए ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि भोजन के कण भी हो सकता है, थूक भी हो सकता है, मुंह अम्ल भी हो सकता है और बैक्टीरिया से भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है अंडजनन। क्या कहा जाता है? अंडजनन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान स्पंज क्या है? तो स्पंज देखिए जीव विज्ञान में स्पंज एक जीव है। क्या है? एक जीव है। तो जीव है तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये कवक होगा, कवक नहीं होगा, ये एक प्रकार का अलग ही जीव है, ये कवक नहीं है। तो इस प्रकार से यदि जीव की बात करेंगे तो एक पशु हम कह सकते हैं, जीवाश्म नहीं होगा। ठीक है, ना तो जीवाश्म होगा ना ही कवक होगा, और पौधा तो है ही नहीं स्पंज। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन के अनुसार डी आंसर सही हो जाएगा कि एक पशु है। ठीक है, पशु के अंतर्गत ही जीव को हम रखेंगे। तो ये स्पंज क्या है? स्पंज एक पशु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल संवहनी प्रणाली डैश में पाई जाती है? तो देखिए समुद्री खीरा जो होता है, समुद्री यानी कि खीरे का आकार का होता है, ये एक प्रकार का जीव है, जलीय जीव। तो इसमें जो होता है संवहनीय प्रणाली होता है, यानी कि समुद्री खीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोलाकार दर्पण, क्या एक गोलाकार दर्पण के परत कह रहा है? क्या एक गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये मतलब कह रहा है, कह सकते हैं कि जैसे कि ये हो गया, इसमें मान लीजिए कि ये पूरा ऐसे मिला हुआ। ठीक है, तो इसके बीच से यहाँ पर जो सेंटर होता है और सेंटर के बीच में फोकस दूरी होता है और यहाँ पर ध्रुव होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक को व्यास कहते हैं, यानी कि वृत्त के इस पार से उस पार को मतलब कह सकते हैं केंद्र से गुजरने वाली रेखा को वृत्त कहते हैं। तो ये वृत्त जो है मुख्य धुरी नहीं कहलाएगा, क्योंकि मुख्य धुरी ये नहीं होगा। इसमें से ऑप्शन के अनुसार इसमें देखिए तो छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छेद, क्योंकि ये वृत्त के अंदर क्या हो जाएगा? एक प्रकार से छेद का काम कर रहा है। तो कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लंबी संचार लाइनों में वोल्टेज डैश में मापी जाती है। तो लंबी संचार लाइनों में आप लोग जानते होंगे कि कहा जाता है कि 500 केवी का ये है ट्रांसफार्मर है। तो केवी का मतलब हो गया किलो वोल्ट। क्या होता है? किलो वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि जो बहुत ज़्यादा दूर तक लंबे संचारों में लाइन भेजते हैं तो किलो वाट में होता है, सॉरी किलो वोल्ट में होता है। क्या? किलो वोल्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसमें 3 आप फॉर्मूला याद रखिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब लंबाई यदि बढ़ेंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। उसके बाद होता है आर डायरेक्टली यानी कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी ताप को बढ़ाएंगे तो लंबाई मतलब कि ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। लेकिन यदि आपको बात करें आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a तो निकाल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल का, यानी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा और क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। तो ये 3 आप जैसे समीकरण याद रखिएगा। तो इस 3 समीकरण से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो इसमें कहीं भी क्वेश्चन में गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं, तो इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार क्या है। तो देखिए डीसी जो होता है डीसी में बुलबुला लगता है, ऐसे भी आप याद रखिएगा डी का मतलब हो गया कि कह सकते हैं कि बुलबुला के टाइप का बन गया डी कैसा होता है बुलबुला। एसी की बात करेंगे तो एसी में कहीं बुलबुला दिख रहा है नहीं। डीसी की बात करेंगे तो देखिए ये भी अगर मिला दें, ये भी मिला दें तो एक तरह से बुलबुला का काम हो गया। डी ऐसे है, इसको मिला देंगे तो ये भी बुलबुला हो जाएगा। सी है, इसको भी ऐसे मिला देंगे क्या हो जाएगा बुलबुला हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक तरह से बुलबुला का मतलब डीसी, इसको याद रखने के लिए ऐसा इमेजिनेशन कीजिए, ठीक है। तो डीसी जो होता है बुलबुला देता है, एसी में बुलबुला नहीं देता है, क्योंकि डीसी डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट है तो तेजी से जाता है करंट, तो ये बुलबुला उत्पन्न करने लग जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है कि ओम्स नियम लागू नहीं होता है। तो देखिए ओम्स नियम सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता है, बाकी डीसी सर्किट, छोटे प्रतिरोधक, उच्च प्रतिरोध प्रवाह, ये सब में क्या होता है, ये सब में प्रयोग किया जाता है ओम्स नियम का। अब देखिए ओम्स नियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आप लोग जानते होंगे V बराबर आई आर, क्या V बराबर आई आर जानते होंगे। तो ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ कहता है कि ओम के नियम के अनुसार क्या है कि यदि किसी भौतिक अवस्थाएं नियत रहती है, किसी भी कह सकते हैं तार में या कुछ में, ठीक है, धातु में, तो जब उसकी भौतिक अवस्थाएं नियत रहती है तो किसी भी प्रतिरोधक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है उससे प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो समानुपाती होता है, अर्थात कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I होगा। और यहाँ पर R कांस्टेंट रहता है, अर्थात V बराबर क्या होता है, IR होता है। R कांस्टेंट मतलब किसी भी चालक तार में जो है प्रतिरोध निश्चित है कि होगा ही होगा, इसीलिए कि R को कांस्टेंट माना जाता है। तो V बराबर IR यही ओम के नियम के द्वारा दिया गया था कि उसमें जो विभवांतर है वह उसके धारा के समानुपाती होता है, और ये जो है सो रेसिस्टेंस जो है वह एक नियतांक होता है, यानी कि V बराबर IR इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार। तो इस प्रकार से आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप कि ये बहुत अच्छे तरीके से आप देखे होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि आपको ये साइंस का डेली 5:30 बजे प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।